नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बेसबॉल खेल के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी तमाम जानकारियां। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान श्री ब्रिजेंद्र पाल सिंह राणा जी, जो कि पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं और लंबे समय से बेसबॉल गेम के साथ जुड़े हुए हैं और कोचिंग भी देते हैं। और साथ में हमारे सुखविंदर सिंह रंधावा, जो कि एक इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर हैं और कई स्तर पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बेसबॉल खेल के बारे में हमें थोड़ा बताएं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, या ये कह लीजिए उदय कहाँ हुआ, कब ये खेला जाने लगा और कौन सी एसोसिएशंस इसको कंट्रोल कर रही हैं? जो बेसबॉल खेल है ये अमेरिका से शुरू हुआ था जी। जी। अमेरिका का नेशनल गेम है और इसको बहुत कंट्री खेलती हैं। और भारत में इसका जो आगमन हुआ था ये 1984-85 में हुआ था, जब पहला नेशनल चैंपियनशिप दिल्ली में हुआ था। तो उसके बाद ये हल्के हल्के इसमें टीमें स्टेट जुड़ती गई और टूर्नामेंट होते रहे। और आज के डेट में हमारे पास 28 टीमें जी। जो स्टेट है, स्टेट रजिस्टर्ड हैं। और जिसमें फिर बीच में केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। ये सब मिला के 31-32 टीमें हमारे पास हो जाती हैं। और तब से हमारे लगातार ये हमारे नेशनल गेम चल रहे हैं। और इस समय कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो बेसबॉल है वह दिन प्रतिदिन बहुत तरक्की कर रहा है। जी, आपने तरक्की की बात की और ग्रोथ की बात करी, तो इंडिया में अगर हम देखा जाए तो बेसबॉल उतना पॉपुलर नहीं है अमंग बच्चों में, छोटे बच्चों में, या एक जिसे हम कह लीजिए जब हम किसी ग्राउंड के से बाहर से गुजरे तो लोग फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे, हॉकी खेलते हुए दिख जाएंगे, बैडमिंटन खेलते हुए दिख जाएंगे, क्रिकेट तो खैर वो खेलते ही हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्यों इस तरीके की सोच है या बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसका जो इक्विपमेंट है बहुत महंगा है जी। हाँ जी। मैं पहले कारण बता दूं, एक जो स्लैगर है 35-40 हज़ार रुपये का स्लैगर आता है। जो ये स्लैगर है वो आपका जी, ये मार्केट में 35-40 हज़ार रुपये का है जी। तो मेरे नहीं लगता कि कोई स्कूल वाले इतने महंगे सामान खरीद सकते हैं। कि वो उनको पता है कि भी महंगा सामान है, बच्चे खेलते हैं नहीं खेलते हैं, डिपेंड करता है स्कूल के पीटीआई के ऊपर। वो उसको किस हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करते हैं कौन से गेम में करना है। ये अवेयरनेस कह लीजिए, अवेयरनेस है। उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। इसी तरह बॉलें हैं, ग्लव्स हैं, महंगे हैं, लेकिन एक बार अगर आप अपना ग्लव्स ले लेंगे तो आपका एक ग्लव्स मेरे ख्याल से 7-8 साल चल जाता है जी। इतना अगर आप इसको सोचो भी, मैंने किया, कल दूसरा, परसों तीसरा कर ले, तो वो फिर उसके हाथ में सेट नहीं होगा ग्लव। जो आजकल तो स्कूलों में देखो, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इन 3 के गेम के अलावा कहीं कोई स्कूल है जिसमें टेबल टेनिस और बैडमिंटन आ जाए, अदरवाइज इन 5 गेम के अलावा किसी स्कूल में और कोई गेम नहीं खेला जाता। जी। कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है और प्लेयर्स के क्या रोल है, जो कि हमारे 9 टीम साइड होती है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। सर एक्चुअली फील्ड जैसे क्रिकेट में तो राउंड होता है, इसमें सर डायमंड शेप में होता है जी। और इसके स्कोरिंग का थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा अलग रहता है कि जैसे अपना क्रिकेट में तो 4 6 होते हैं, सिंगल डबल होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या, जो आउटफील्ड है हमारा वो डायमंड शेप में रहता है सर, जो इनफील्ड होती है वो स्क्वायर में रहती है जी। इनफील्ड क्रिकेट में भी होती है, इसमें भी होती है। जैसे आप क्रिकेट में कह दो 30 यार्ड सर्कल होता है, इसमें इनफील्ड होती है, वो बेसिस पे रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं वहाँ से शुरू होता है आपका, तो फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस वो इनफील्ड हो जाती है जो स्क्वायर में बनी होती है। जहाँ पे आप बैटिंग कर रहे हो उसे बैटर बॉक्स बोलते थे, उसके पीछे एक, जैसे क्रिकेट में कीपर होता है वैसे इसमें बेसबॉल में कैचर होता है जी। उसमें भी सेम गार्ड्स वही होते हैं, हेलमेट्स वगैरह, अपनी किट वगैरह सब रहती है उसके पास भी। बेसिक क्या है सर, आपने मारना वी में, क्रिकेट में क्या है कि आपने अगर टैप करा तो आप रुक भी जाते हो। इसमें क्या, अगर वी शेप में बॉल अंदर गया तो टूवर्ड्स फर्स्ट बेस आपको भागना ही भागना, ग्राउंड बॉल पे। बाकी एयर में जाती तो कैच आउट तो है ही। बस मेन ये है कि फिर वहाँ से आप फर्स्ट जाते हो, फिर वहाँ से दूसरा बैटर आता है खेलने, ऐसे करते करते 9 खेलते रहते हैं और बेस लोड होते रहते हैं। जैसे फर्स्ट से वो सेकंड जाएगा, फिर वो जो दूसरा आया वो फर्स्ट पे आएगा, ऐसे करते करते सर जहाँ पे आपने हिट मारी है वहाँ पे आके 1 रन काउंट होता है जी। और मैक्सिमम 4 रन होते हैं सर इसमें। जैसे अगर मान लो अगर चारों बेस लोड हो गए हैं, फोर्थ बैटर आता है, उसने होम रन मार दिया, वी में 6 मार दिया, तो मैक्सिमम 4 रन काउंट होता है जी।
तो स्कोर करना इसमें सर इजी नहीं है, बहुत टफ है। अगर आप देखोगे जो पिचर है, पिचर कम से कम 90 माइल्स मार रहा है, तो 90 माइल्स आप मान रहे हो कि 140 प्लस फेंक रहा है, 140 145 फेंक रहा है, तो उसको खेलना इजी भी नहीं है। उसमें भी सर वेरिएशन है, कोई बॉल घूमती है, कोई डिप होती है, बहुत सारी वेरिएशन है सर उसमें भी, तो इजी गेम नहीं है सर ये जी। तो थोड़ा बच्चों को सीखने की जरूरत है। जी विजेंद्र जी, जो इसमें पिचिंग का एक रूल है जो इसमें थ्रो करते हैं जनरली, जैसे हम क्रिकेट में बैट बॉल गेम वो भी है, तो उसमें बॉलिंग का एक एक्शन होता है, आर्म एक्शन जिसे हम कहते हैं कि राउंड आर्म होना चाहिए, जर्क नहीं आना चाहिए, और उसके कंपैरिजन में इसमें जर्क है, तो ऐसा क्यों और इसकी क्या वजह है, इसके लिए क्या रूल्स है, कहने का मतलब ये? इसमें अब हमारे इंडिया में तो नियम न लागू कर रखा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उसमें एक पिचर है जो 70 या 80 पिचिंग कर सकता है एक दिन में, उसके बाद उसको रेस्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें जो हम कर रहे हैं, हम इसमें ओवर आर्म कर रहे हैं, इसमें हम हाथ को घुमा के नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी हमारी जो है स्पीड कम होती है। जब हम ओवर आर्म थ्रो करते हैं तो बिल्कुल बॉल सीधी जाती है और बॉल उसमें कर्व करती है। ये बॉल है आपकी जी। जैसे किसी ने बॉल फेंकी, उसने फेंका, तो अगर ऐसे फेंकेगा तो बॉल ऐसे टर्न करती हुई अंदर जाएगी, ऐसे फेंकेगा जैसे स्पिन बॉल करते हैं, स्विंग करते हैं जी। तो उसमें बैट्समैन ऐसे खेलेगा, कहाँ खेलेगा, तो उसको एक पर्टिकुलर रेंज है जिसमें वो बॉल जानी है। वो पीछे कैचर का हाथ का है, तो बॉल सीधी अगर बैट्समैन से मिस हुई तो सीधी कैचर के हाथ में जाती है। तो बॉल इतनी स्पीड में होती है कि अब जो बैटर है उसका जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं बॉल को कहाँ मारूं। जैसे अभी सुखविंदर ने बताया कि भाई जैसे हमने बॉल को प्ले किया, अभी मैं आपको एक फील्ड में बताता हूँ। ये है जी हमारा डायमंड, ये हमारा हो गया प्लेइंग फील्ड, ये हमारी होगी आउटफील्ड। तो यहाँ ये हमारा हो गया कैचर, यहाँ हो गया पिचर। ये 60.6 फीट से उसने उसको पिचिंग करनी है जी। जब उसने पिचिंग करी है तो इसने जैसे शॉट मारी है पहले प्लेयर ने, तो अगर इसकी बॉल हमारी इन फील्ड में गई है तो इसको भागना ही भागना है 90 फीट जी फर्स्ट बेस तक। अगर इससे पहले बॉल यहाँ पहुंच जाते तो ये आउट है, अगर ये पहले पहुंच जाते तो ये सेफ है जी। फिर दूसरा बैट्समैन आएगा, दूसरा बैट्समैन आएगा, वो शॉट मारता है तो ये फर्स्ट बेस वाला भागेगा सेकंड बेस पे, जिसने शॉट मारी है वो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट बेस पे। तो हमारे 2 बेस लोड हो गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर तीसरा बैट्समैन आएगा जी। तीसरा बैट्समैन हिट करेगा तो ये वाला जाएगा थर्ड बेस पे, ये आएगा फर्स्ट बेस पे, फर्स्ट वाला जाएगा सेकंड बेस पे। अब हमारे 3 बेस लोड हो गए हैं। अब इसमें हमारे 2 रन भी बन सकते हैं, 1 रन भी बन सकता है और 4 रन भी बन सकते हैं। क्यों? अगर इसने शॉट मारी, जैसे क्रिकेट में 6 होती है, अगर ये सीधी बाउंड्री पार कर गई है तो इसे होम रन कहते हैं। होम रन का मतलब है कि थर्ड बेस वाला भी यहाँ कंप्लीट करेगा 1 रन, फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला यहाँ जाकर 2 रन, फर्स्ट वाला जाएगा, फिर जिसने शॉट मारी थी वो भी यहाँ पहुंच के रन कंप्लीट करेगा, तो 4 रन कंप्लीट अपनी सेम पोजीशन पे वापस अपनी सही पे। हाँ जी। फिर उसका फिर 5वां बैट्समैन आएगा, चौथा बैट्समैन नहीं आएगा जी। इसमें जो एक बार बैट्समैन कर गया तो कर गया, उसका फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, जब तक कि 3 प्लेयर आउट नहीं होते। जब 3 प्लेयर आउट हो जाएंगे तो फिर दूसरी टीम खेलने आएगी, और जब दूसरी टीम भी आउट होती है तो उसके बाद ये रीस्टार्ट नहीं करेंगे। अगर 6ठा प्लेयर आउट होता तो फिर 7वां प्लेयर बैटिंग करने आएगा। क्रिकेट की तरह नहीं कि जी पहला बैट्समैन नहीं आएगा ना, वो फिर 7वां प्लेयर आएगा करने के लिए। ओके। तो इसमें रन बनाना बहुत मुश्किल है जी। जी बिल्कुल। और इसमें एक बार में आप डबल प्ले करके, ट्रिपल प्ले करके 3 प्लेयर, 2 प्लेयर भी आउट कर सकते हो। भी जैसे शॉट मारी मैंने, बॉल हाई गई और सेकंड बेस के पास गई, तो सेकंड बेस भी लोड था, ये भी लोड है, फर्स्ट बेस भी लोड है, ये बैटर भागेगा फर्स्ट बेस पे जी। अब भागना, मेरे से कैच मिस भी हो सकता है और मेरे से कैच हो भी सकता है, तो सबको अपना बेस छोड़ के आगे भागना। तो आधा भागता है, आधा नहीं भागता वो, कि अगर कैच हो गया तो उसको वापस अपने होम बेस पे आना है। ओके। तो अगर वो कैच हो गया तो मैंने पहले इसको आउट किया, फिर इसको यहाँ बॉल फेंकी, ये आउट हो गया, फिर वहाँ बॉल फेंकी, वो आउट हो गया, तो 3 प्लेयर आउट तो टीम आउट। तो इसमें डबल प्ले का भी रहता है, ट्रिपल प्ले का भी रहता है जी। हाँ जी। तो इसमें कितनी पिचिंग अलाउड है इंटरनेशनल लेवल पे खास करके? इंटरनेशनल लेवल पे इसमें है जी कम से कम मेरे ख्याल से 70 या 75 पिचिंग एक आदमी कर सकता है जी। क्योंकि आम थक जाता है, उसके करते करते थक जाता है। जी मैं उसी पे आ रहा था कि इसके लिए पिचिंग के लिए भी कोई स्पेशली ट्रेनिंग है या? ट्रेनिंग है, पिचिंग स्पेशल, पिचर स्पेशल होते हैं जी। पिचर्स स्पेशल है, जैसे कैचर स्पेशल हो गया ना, ऐसे पिचर स्पेशल है जी। मैक्सिमम गेम ही सर पिचिंग और कैचर के ऊपर है जी। जी। कैचर पीछे से बताता है कहाँ पे बॉल फेंकनी है और पिचर फिर वहीं बॉल फेंकता है जी। और 3 मिस होने पे फिर आउट है। अगर मैंने पहली बॉल फेंकी, बॉल स्ट्राइक गई है, बैट्समैन ने हिट नहीं किया है, स्ट्राइक 1। दूसरी बॉल फेंकी, स्ट्राइक 2, अगर उसने बॉल हिट कर दी है,
तीसरी बॉल फेंकी, उसने फिर स्ट्राइक नहीं किया तो प्लेयर आउट। प्लेयर आउट। और इसी तरह अगर मैं बॉल फेंकूं, बॉल मेरे स्ट्राइकिंग रेंज से बाहर जाती है, तो स्ट्राइक में बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4 में मेरे को फ्री बेस मिल जाएगा, तो मैं अपने यहाँ से होम डायमंड से फर्स्ट बेस पे आ जाऊंगा जी। फिर मेरा सेकंड बैट्समैन आएगा। जी सुखिंदर जी, आपने जैसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स में भाग लिया है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के टूर्नामेंट और आपकी पर्सनल ये जर्नी कैसी रही है? सर बेसबॉल जो गेम है ना, मैं छोटे से देखता आ रहा था, तो मेरे था मन में खेलूं, तो कुदरती एक दोस्त मिला, उसके थ्रू मैं गया खेलने। तो सर सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा अंडर 11 से सर जी। तो फर्स्ट टाइम मैं खेला, मेरे को कैसेट में खेलता था गेम, तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी गेम की। तो हमारा उस टाइम मेडल भी आया सर, हमारी 3rd प्लेस आई ऑल इंडिया में। नेशनल टूर्नामेंट था, गाजियाबाद में हुआ था सर वो। बस उसके बाद सर बेसबॉल में मैं बस रम गया। हाँ जी, बस फिर उसके बाद मन ही नहीं करा कुछ और करने का, फिर बेसबॉल में ही खेलते रहे। उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, नाम भी मिला सर, फेम भी मिला, हर एक चीज़ मिली, लोग जानने लगे हमें कि हाँ कि हमारे एरिया में कोई लड़का है जो नेशनल खेलता है। फिर वहाँ से सर आगे खेले, फिर इंडिया रिप्रेजेंट करा, फिर और भी सर का बहुत सपोर्ट था, हमारे कोचेस का। खासकर इंडिया को जब आपने रिप्रेजेंट किया, तो उस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल से बताएं, ताकि हमारे जो खिलाड़ी और जो इस खेल को खेलना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो। सर वहाँ से जो वो इंटरनेशनल टैग सर पीछे इंडिया लिखा है, चेस्ट पे इंडिया लिखा, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ जाके आप अपना फ्लैग को लहरा रहे हो, अपनी कंट्री को नाम दे रहे हो। और सर सबसे बड़ी मेरी किस्मत अच्छी ये थी कि मैं गया और मेरे को फर्स्ट टाइम हम गोल्ड जीत के आए, और हमने ईरान जैसी टीम को हराया, जो आज की डेट में बहुत अच्छी टीम है। हमने उन्हें हराया, 1 साइडेड हराया हमने उनको जी। कहीं कहीं पे मैच अच्छा भी चला, कोई मैच, लेकिन ज़्यादातर हमने हम उनसे ऊपर ही रहे, मतलब टूर्नामेंट में उसमें। तो बस सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ से। फिर और ज़्यादा पहचान बन गई सर अपने क्षेत्र में, मेरे को बहुत अच्छे लोग जानने लगे। फिर गूगल में भी सर नाम आता है, सर्च करो तो वो प्राउड फील होता है सर वो, कि हाँ यार गूगल में भी कोई आपको सर्च कर रहा है। कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले, जरा उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी सर, मैंने 4 टूर्नामेंट खेले हैं सर इंटरनेशनल लेवल पे। 2 प्रेसिडेंशियल कप है, जिसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, और 2 हमारी सीरीज थी, एक पाकिस्तान के साथ और एक असम में हुआ था। वो भी कहाँ हुए हैं इनके बारे में जी, बताना। एक सर ईरान हुआ था, तेहरान में, जो ईरान की अपनी कैपिटल है तेहरान, वहाँ गए थे सर खेलने। वहाँ पे 3-4 कंट्रियाँ थी, उसमें भी हुआ रहा मैच। फिर उसके बाद हम दुबई गए खेलने, वहाँ हमारी पाकिस्तान के साथ सीरीज थी, वहाँ भी हम जीते। और उसके बाद सर असम में हुआ, हमारे इंडिया में, वहाँ पे भी हमने गोल्ड जीता। वहाँ पे मैं कैप्टन भी था सर टीम का, इंडियन टीम का कैप्टन भी रहा मैं उस टाइम जी। फिर उसके बाद सर दूसरा भी हमारा यहीं पे ही हुआ, इंडिया में ही, आपका इधर उड़ीसा में जी सर, वहाँ भी खेले सर। तो अभी क्या है, टोटली अभी नेशनल टीम से तो सर हमेशा खेल ही रहे हैं, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर ही रहे हूँ। अभी एज अ कैप्टन भी हूँ मैं टीम का। तो अब हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्म भी कर रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी ला रही है, लड़के जॉब्स भी कर रहे हैं इस गेम में, फ्यूचर भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर भी रही है हमारे लिए, ऐसी बात नहीं। तो बाकी सर ये है कि गेम में थोड़ा सा नॉलेज अगर मिल जाए तो बच्चा आपको हर जगह दिखेगा खेलता हो। बिल्कुल। विजेंद्र जी, अब थोड़ा ट्रेनिंग और कोचिंग की बात करते हैं। किस तरह की इसमें ट्रेनिंग और कोचिंग कराई जाती है, खास करके प्लेयर्स को, उनकी, ताकि वो जिस फील्ड को, जैसे कि आप कह रहे हैं पिचर के लिए अलग रोल है, बैटिंग का अलग रोल है, कैचर का अलग रोल है, तो इसके लिए क्या शेड्यूल फॉलो किया जाता है? इसमें जो प्लेयर आते हैं तो पहले सबकी थ्रो करा के देखते हैं हम जी। किसकी थ्रो अच्छी है, किसकी थ्रो अच्छी नहीं है। जैसे अभी हमारा एक जेवलिन का लड़का था हरियाणा का, ये वहाँ से टैलेंट सर्च में आया था अमेरिका से कोई टीम, वो जेवलिन वाले को लेकर वहाँ का उसने बहुत बेस्ट किया वहाँ पिचिंग जी। वो आजकल अमेरिका से ही है, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया में अपने बेसबॉल को उसके ऊपर उठाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है वो, उसका नाम भूल रहा हूँ। तो इस तरह हम जज करते हैं कि जिसकी पिचिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, उसको फिर हमने वेरिएशन देना भी, कैसे फेंकना है कैसे नहीं फेंकना, ये फिर कोच का काम होता है। हाँ जी। कि बॉल कैसे फेंकनी है, किस रेंज में उंगलियों कहाँ रखनी है, कौन सी उंगली से कहाँ से टर्न करना है, कैसे करना है, वो फिर उस हिसाब से सिखाते हैं उसको। एक रेंज बना देते हैं हम कि इस रेंज में तूने बॉल फेंकनी है, इधर ना इधर जी। वो उसने उस रेंज में बॉल फेंकनी है। अगर उसका 30 में से 20 बॉल अगर सही फेंकती हैं तो उसका सक्सेसफुल पिचर है जी। और बैटर के लिए? बैटर के लिए तो जी उसका क्विक वो है जी, रिएक्शन, रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन जितना जल्दी करेगा वही है जी। और इसमें
क्योंकि ये जैसे आप बता रहे स्लैगर राउंड शेप राउंड शेप है, हाँ जी। तो इसको थोड़ा हिट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम बैट कह रहे हैं क्रिकेट का बैट तो फ्लैट होता है वो फ्लैट होता है, तो हाँ वो जी। इजी है। उसका ब्लेड चौड़ा है 6 इंचेस, 6.5 इंच का, इसका राउंड है जी। इसका राउंड है। हाँ, इसमें राउंड होता है। हाँ, तो तो इसके लिए इसमें कोई- अगर शॉट लग जाए जी तो अगर सही शॉट लग जाए, जैसे मैं स्लैगर लिया, अगर शॉट बिल्कुल सही लग जाए, इस रेंज में लग जाए जी तो बॉल बिल्कुल बाउंड्री पार जाएगी जी। जी और अगर यहाँ लग गई, यहाँ लगी तो बॉल नीचे जाएगी, तो उसमें फिर चांसेस हैं आउट होने के। उसको 90 फीट भागना है, बॉल पहले स्पीड में पहुंच जाएगी, वो कम पड़ेगा। हाँ, सेकंड बेस अगर थर्ड बेस है तो वो उसको स्टील कर लेता है। पिचिंग से पहले अगर प्लेयर ने जैसे पिचिंग प्लेट पे पैर रखा है, अब वो उस पिचिंग प्लेट से पैर नहीं हटाता जब तक वो पिच नहीं करेगा। तो उसे पिचिंग प्लेट प्लेयर रखा तो सेकंड बेस वाला जो फर्स्ट बेस वाला प्लेयर है वो आगे तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। अगर उसने शॉट मारी तो वहां पहुंच जाएगा, अगर बॉल आएगी तो वेट करेगा कैच, और जैसे कैच हुआ तो वापस भागेगा, नहीं कैच हुआ तो वहां भागेगा, ये वहां भागेगा जी इसको तो भागना ही भागना है, कैच हो या ना हो, इसने तो भागना ही भागना है वहां, कि उसे तो 90 फीट भागना है। उसने फिर अपनी आधी दूरी पूरी कर ली है, आधी भागना है उसने, या वापस आना है उसने आना है। जी फिर कैचर के लिए भी वही कैचर का तो वही है जी। हाँ, वो तो रिफ्लेक्सेस और ग्लव्स के साथ जो हाँ जी, प्रैक्टिस हाँ होगी। जी। जी तो तीन मतलब ये रोल कहने को गलत नहीं होगा कि 9 खिलाड़ियों में से 9 के 9 को तीनों रोल आने चाहिए। हाँ, तीनों, कोई भी कैचर ऐसा नहीं कर, जैसे पिचर है उसको हमने इन फील्ड में चेंज करना है। हाँ जी एक तो होता है ना कि आपने भाई उसको कैचर की जगह किसी को और पिचर की जगह कर दिया, तो हमने उस प्लेयर को बैटिंग में भेज दिया तो पिचर हमारा पिचिंग करने जाएगा। लेकिन जिसने अब 70 फेंक लिए तो नेक्स्ट डे करेगा, उसकी जगह फिर दूसरा पिचर लाना है, तो फिर हम इन फील्ड से ही उसको चेंज करेंगे जी। बाहर से लाएंगे तो फिर नहीं होगा, वो उसको अंदर ही चेंज कर। जो आपने होम रन के लिए बताया, तो ये कितना डिस्टेंस होता है फील्ड में? ये होता है जी आपका 360 फीट। ये यहाँ से ये गया, ये 360 फीट का, ये 340 या 360 फीट का ये बन जाता सेक्टर है। एक तरीके से। हाँ जी, जब यहाँ से शॉट लगी इसको ऊपर गया तो ये होम रन हो गया जी। अगर इसमें ग्राउंड में क्रॉस कर गया तो ये 2 बेस हो गया। 2 बेस हो गया। तो अगर हमारे चारों बेस लोड हैं तो सेकंड और थर्ड बेस वाले रन कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट बेस वाला चल जाएगा थर्ड पे, फिर जिसने हिटिंग करी थी वो चल जाएगा सेकंड बेस पे। बिल्कुल। और इसको लेकर जैसे कि हमने लगा पिचिंग के लिए जो आर्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, होना चाहिए उसके लिए वो तो है तो जी। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेज बताते हैं आप लोग? वही मसल ऊपर करने के पीछे रस्सी वो रबड़ बांधी है हमने, रबड़ उससे खींचना जी ये प्रैक्टिस बहुत एक्सरसाइज है इसमें जी। जी। तो इसके लिए कोई खास तरीके का प्रोग्राम फॉलो किया जाता है कि जिससे कि जो पिचर है उसकी जो बॉलिंग स्पीड हो बहुत हाई हो? हाँ, बहुत वो ज़्यादा हाँ, यही प्रोग्राम है उनके लिए, प्रैक्टिस के लिए यही है। प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस के Practice में नेशनल extra जाने करते से पहले हमारा कैंप लगता है, प्रैक्टिस कैंप। तो उसमें प्रॉपर सर, जैसे मान लीजिए सुबह के टाइम कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग में आपकी एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग वगैरह, क्योंकि ये जिस तरीके का गेम है पावरफुल गेम है, तो हाँ जी। पावरफुल गेम से पहले क्या होगा कि आपको बॉडी को स्ट्रेच भी करना पड़ेगा, वार्म अप करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जी। थ्रो नहीं कर सकते, सकते, नहीं कर बैटिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए Proper warm up, sir। किस तरह का शेड्यूल फॉलो किया जाता है, खास करके जैसे जी, वही आप सर। बता ही रहे हैं, हाँ वो जी, हमें हाँ थोड़ा सा जी, डिटेल हाँ जी, में हाँ जी। बताइए। ऐसा होता है सर, जब हमारा कैंप लगता है नेशनल का, तो मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, हम मैचेस वगैरह नहीं खेलते या कुछ थ्रोइंग वगैरह नहीं करते, क्योंकि रात में बॉडी शाम के टाइम करते हैं वो चीज़ें, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंडा रहता है माहौल, तो क्या होता है बॉडी कंडीशनिंग, मतलब वही हमारा जो वर्कआउट होता है, वार्म अप, वर्कआउट, एक्सरसाइज प्रॉपर पूरी तरीके से, रनिंग वनिंग बढ़िया से, पसीना मतलब जिसे कहते हैं निकालना। फिर शाम को हम करते हैं सर मैच प्रैक्टिस। उसमें क्या होता है, जैसे हमें क्या करना है मैच के टाइम में, प्री प्लान पूरा वो करते हैं कि हमने, क्योंकि सर गेम माइंड गेम है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो अपने माइंड से कर सकते हो जीतने के लिए। दूसरी टीम को भी पढ़ना है आपने कि उनका क्या गेम प्लान है, हमारा क्या गेम प्लान है, हमें अपने गेम प्लान के, तो वो चीज़ें सर प्रैक्टिस में करते हैं। आपने कैप्टेंसी भी करे तो आप इसको जी। भली भांति जानते हो, हाँ थोड़ा जी। इसके बारे में हमें बताएं कि किस तरह के एनालिटिक्स इस्तेमाल करती है टीम, जी खास करके जब इंटरनेशनल लेवल पे अपोनेंट के खिलाफ खेल रही है? सर, सबसे वही है सर, सबसे पहले कि एनालाइज तो करना ही पड़ता है। हाँ वो कैसे होता है सर, जैसे फील्ड हो गया, फील्ड में आप देख रहे हो कौन सी टीम कैसी है, तो उसका देखना ही पड़ता है सर तोड़, कि उसका करना क्या है, उस पर खेलना कैसे है, वो कहाँ strong पिक्चर है। कैसा है, वो कैसा है, उस पर आगे खेलना है, बैटर बॉक्स में पीछे खेलना है, बहुत सारे रूल हैं सर। कोई बंट भी करते हैं, बंट इन द सेंस ये होता है कि जैसे किसी ने अगर मान लो बेस लोड है, आपको रन काउंट कराना है, थर्ड बेस आपका लोड है, तो नया बैटर है वो, आपको रन काउंट कराना है बस कैसे, तो वो बंट भी करा देते हैं। बंट इन द सेंस क्या होता है कि बस बॉल टच करके आपको इन प्ले करनी है, जी तो जैसे इन प्ले होगा तो वो माइंड गेम हो गया हमारा, कि हमें पता है कि हमारा वो रन काउंट है, तो जो सारे फील्डर एक्टिव हो जाएंगे, वो बॉल की तरफ भागेंगे,
वो आउट कोशिश करेंगे फर्स्ट बेस लेने की। जैसे ही उसने फर्स्ट बेस थ्रो, क्योंकि फर्स्ट बेस में क्या होता है सर, फोर्स आउट रहता है। जैसे मान लो अगर मैंने हिट करी किसी भी हर फील्ड हर प्लेस पे एक फील्डर खड़ा है, कैचर, पिचर, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, उसके बीच में एक शॉर्ट स्टॉप भी खड़ा है, आउटफील्ड में 3 फील्डर खड़े हैं। तो किसी भी बॉल जाएगा तो सबसे पहले थ्रो करेंगे फर्स्ट बेस पे, क्यों? उस रनर को आउट करने के लिए जो हिट मार के भाग रहा है। तो अगर उसने वहाँ मार दिया और वो नहीं पहुंचा बेस तक तो बॉल पकड़ी तो आउट हो जाएगा। आउट हो जाएगा, ये भी एक रूल है इसमें। तो आउट होने का केवल चांसेस वहाँ ही नहीं है, बेसिस पे भी है। और सेकंड बेस से स्टील भी कर रहा है तो वहाँ पे भी टैग आउट का रहता है सर। वो केवल रूल्स हैं ये, जो मतलब आपको गिनाऊंगा तो सर 110, जिसे हम कहते हैं टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जीतने हारने के लिए। 109 110 रूल हैं सर गेम के जी। अब बहुत सारे रूल हैं, पर बेसिक्स तो यही है कि जैसे वो फर्स्ट से भागा, उसने हिट मारी, फर्स्ट को भागा तो उसने थ्रो मारा तो वो आउट हो गया सर, नहीं पहुंचा था। तो जैसे मैं बता रहा था कि थर्ड लोड है, अब वो हमें पता है कि उससे हिट नहीं करानी, एयर में भी जा सकता है, आउट भी हो सकता है। तो उसका रन काउंट कराने के लिए बंद कर देते, इन प्ले कर देगा। जैसे उसने इन प्ले करी तो सारे एक्टिव हो जाएंगे बॉल के पीछे। जैसे वो फर्स्ट थ्रो मारेगा तो हम क्या करेंगे, उसको थर्ड वाले को होम भगा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा रन काउंट हो जाएगा, तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे एक तरीके। तो ये सर थोड़ी सी विजेंद्र जी, जैसे कि अब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और तरह तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में बजट में भी ये घोषणा की गई कि हम स्पोर्ट्स को अब बहुत सीरियसली लेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। इंडिया अभी तक बेसबॉल में मेरे ख्याल से 50 रैंक से ऊपर नहीं आ पाया है और जो इंटरनेशनल मेन टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ भी नहीं खेल पाया है, और सिर्फ एक वेस्ट एशिया टूर्नामेंट है जिसमें हम रिप्रेजेंट करें। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? एक तो हमारे यहाँ जो एशिया का जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है जी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो ग्रुप है वो एशिया ग्रुप है जी। इसमें जापान ले लो, कोरिया ले लो, चाइना ले लो, ताइवान ले लो और श्रीलंका ले लो, ये टीमें बहुत अच्छी हैं। ये इनकी सारा साल राउंड है, इनकी प्रैक्टिस होती है, ये लोग बाहर खेलने जाते रहते हैं। अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है इंडिया में, क्योंकि अब सपोज मैं ही हूँ तो मैं नौकरी करूँगा, पैसे खर्च करके बाहर खेलने जाऊँगा, ये मुश्किल है हम लोगों के लिए। हमारे यहाँ तो है, लेकिन अब है कि अब सरकार कर रही है खेलों में, तो अब हमारी अब एसोसिएशन को अभी देखो अब फंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे, तो नेचुरली जब फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो बच्चों कैंप लगेंगे तो बच्चे खेलेंगे। उससे पहले हमारी वेस्ट एशिया कप में 2nd प्लेस 3rd प्लेस 2 प्लेस हम ले चुके हैं वहाँ पर। एक बार पाकिस्तान हुआ तो वहाँ 3rd प्लेस आई थी। अच्छा, लड़के अच्छे हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कि आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें जो फील्डर है सिर्फ उसका अगर माइंड में एक बात है, अगर मेरे पास बॉल आई मैंने कहाँ फेंकनी है तो वो तो सक्सेसफुल है। अगर मैं सोच ही नहीं रहा और फील्डिंग कर रहा हूँ, बॉल आ रही है तो फिर मैं सोच मैंने बॉल कहाँ फेंकनी है तो वो तो रन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फील्डर को पहले ही सोचा कि मेरे पास बॉल है तो मैंने फर्स्ट प्लेस नहीं है, सेकंड पे फेंकनी है और किसको आउट करना है। अगर 2 प्लेयर 2 बेस लोड है तो डबल प्ले करना है, सिंगल प्ले करना है, ये उस समय देन एंड देयर डिसाइड करना पड़ता है प्लेयर को। तो अगर ये प्लेयर के दिमाग में तो टीम कभी बहुत कम हारती है फिर वो टीम। और किस तरह के डाइट का इसमें एक मैं देख रहा हूँ आजकल की कंडीशनिंग बहुत, स्पोर्ट्स साइंस बहुत इन्वॉल्व है ताकि इंजरीज कम हो, क्योंकि इंजरीज आज के डेट में पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम बन चुका है। बिल्कुल जी। और खिलाड़ी उतना खेल नहीं पाते जितना अपनी इंजरियों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसको ओवरकम करने के किस तरह के शेड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन कह लीजिए आप, तो किस तरह के हम डिसिप्लिन फॉलो करें कि इंजरी लेस रहें और ज़्यादा लंबा खेल पाएँ? इसमें वही है जी, मेन इसमें जो इंजरी है बेसबॉल में वो पिचर की है जी। उसके शोल्डर इंजरी का डर रहता है, तो उस पिचर अगर आपकी टीम में 2-3 पिचर अच्छे हैं तो आप अपने पिचर को चेंज कर सकते हैं ताकि उसको इंजरी ना नेक्स्ट मैच के लिए उसको। पहले मैच में मैंने खेला, मैंने पिचिंग करी 80-90 के स्पीड से तो हो गया, तो जोर तो कंधे पे पड़ता है। तो आप जब पहला मैच है दूसरे मैच में रेस्ट दे दो या उससे थोड़ी पिचिंग करा के फिर किसी और से पिचिंग करवा दो। मेन उसकी वो ही होती है जी, इंजरी ये होती है पिचर की होती है, बाकी तो बहुत कम होती है इंजरी। और किस तरह की डाइट का आप एडवाइस करते हैं खिलाड़ियों को लेने के लिए ताकि वो थोड़ा ज़्यादा फिट रहें, ज़्यादा लंबे समय तक खेल पाएं? जो जहाँ टूर्नामेंट होता है ना वो लोग उनका बिल्कुल शेड्यूल होता है, क्या डाइट देनी है, क्या करना है। जहाँ कैंप लगता है बिल्कुल शेड्यूल्ड है, क्या डाइट देनी है क्या नहीं देनी है, कोई ऐसा नहीं ना कम देना है ना ज़्यादा, जो डाइट है डाइट के हिसाब से सबको देना होता है जी। और जब बच्चों का पेट भरा होता है तो खेलते भी अच्छे हैं, भूखा किसी को नहीं रखते जी। कैंप में हमारे पूरी उनको फैसिलिटी मिलती है। सुखिंदर जी, आप किस तरह का शेड्यूल फॉलो करते थे या आप किस तरह की डाइट फॉलो करते थे खास करके बेसबॉल के लिए? जी सर, अब एक्चुअली मैं तो पंजाबी फैमिली से हूँ, तो हमारा तो दूध घी मक्खन चलता ही है। तो डाइट
अच्छी है सर घर से ही। मतलब कहने का पर ये मतलब कि मसल क्रिएशन हाँ जी हाँ जी हाँ जी और जब आप खेल रहे हैं तो थोड़ा स्टेमिना भी बहुत अच्छा चाहिए, बिल्कुल सर और थ्रोइंग आर्म भी चाहिए, बैटिंग आर्म भी चाहिए, कैचिंग के लिए रिफ्लेक्स भी अच्छा होना चाहिए। हाँ जी तो इसके रिलेटेड बताएं हमें थोड़ा सा, किस तरह के आप टूर शेड्यूल आपने अपना बनाया था कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं। हाँ जी सर सबसे पहले तो जिम्स वगैरह, उसके साथ अपनी डाइट रहती है सर, लाइट डाइट रहती है। जैसे प्रोटीन हो गया अपना, प्रोटीन सबसे ज़्यादा जी, जरूरी है, बिल्कुल। प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया मसल बिल्ड के जी, लिए। ये चीज़ें सर कंपलसरी है अपने लिए स्पोर्ट्स में, तो ये चीज़ें है ही हैं। और दूसरी चीज़ें अपनी बॉडी को फिट रखना, हम्म, तो बॉडी फिट रहेगी तो एज लॉन्ग एज आप खेल पाओगे। तो सबसे मेन तो यही है कि अपने बॉडी पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो खाना पीना ऑटोमेटिकली सर हो ही जाता है ठीक, अच्छा है। एक टाइम हाँ हो ही जाता है सर बिल्कुल। जी विजेंद्र जी, जैसे अभी सुखविंदर जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक मेंटल टफनेस का भी एक गेम है, और मेंटल कंडीशनिंग आजकल खिलाड़ियों की बहुत की जाती है, साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं टीम के साथ, तो उनका क्या रोल है खास करके जब बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने जाती है टीम? सुबह हमारी कंडीशनिंग होती है, दोपहर को हमारी थ्योरी होती है। जी। थ्योरी में हम बच्चों को बताते हैं क्योंकि मैच वो भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो भी किस प्लेयर में क्या कमी है, हम किस जगह शॉट मारेंगे ताकि हम लोग रन बना सकें, या पिचर में क्या खासियत है, उसके क्या लूज पॉइंट है, हम पिचर की बॉल को कैसे हिट कर सकते हैं, क्या कमी है, ये हम थ्योरी क्लास में डिसाइड करते हैं। जी। उसके बाद ही उसी हिसाब से बच्चे प्लानिंग करते हैं कि किस बच्चे ने कब कहाँ खेलना है, पहले हमने हिटर को भेजना है या पहले सेफ खेलना है, उस हिसाब से भेजते हैं फिर हम। जी। क्योंकि मैंने सपोज पहले हमने भेज दिया एक जी। हिटर ने लंबी शॉट मारी, फर्स्ट बेस से या सेकंड बेस तक वो पहुंच गया, फिर हम दूसरा एक हल्का सा उससे थोड़ा सा कम भेजते हैं, उसने शॉट मारी, वो सेकंड बेस पे पहुंच गया, सेकंड वाला थर्ड पे पहुंच गया, तो हमारा सेकंड बेस खाली है। अब फिर हम हार्ड हिटर जैसे रंधावा जी हैं, जी। ये बहुत हार्ड हिटर हैं, और इनके मेरे ख्याल से मैक्सिमम होम रन इन्होंने मारे हैं। जी। तो एक इनके जैसा प्लेयर आगे इन्होंने एक होम रन मारा तो हमारे 3 रन बन गए शुरू में। तो ये इस हिसाब से हम प्लेयर को सेट करना पड़ता है, किस प्लेयर को कब कहाँ खेलना है, जी, बिल्कुल। वो सब सेटिंग करनी पड़ती है। विजेंद्र जी, बस आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा कि किस आप कोई सुझाव हमारे नौजवानों के लिए जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, ना सिर्फ बेसबॉल के ही, बाकी और जो खेल खेलना चाहते हैं? मेरा तो बच्चों से यही है कि डिसिप्लिन रखें, सबसे पहले तो डिसिप्लिन है, अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और जिस गेम को भी खेल रहे हो उसको दिल लगा के खेल लो, उसके सबसे पहले उसके नियम पता करो, नियम पता होने के बाद उस गेम को खेलो, और उसमें फिर ये ना सोचो कि मैंने ये गेम खेलना है, मेरे इस गेम में फ़ायदा है, आपने फिर वही गेम, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, बेसबॉल हो, आप उस जैसे रंधावा जी ने बताया था कि मैं 11 साल में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था, इसी तरह कोई बच्चा अगर खेलता है तो अगर वो एक ही गेम पकड़ता है तो क्यों नहीं ऊपर खेलेगा, 101% ऊपर खेलेगा जी। और ऊपर तक जाएगा, देश का नाम, प्रदेश का भी नाम रोशन करेगा, देश का नाम भी रोशन करेगा। जी बिल्कुल। और अपने आप को एक फिट रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलें। खेलना बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में हमसे इतनी सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।